हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में बताएंगे इंटर गणित 2022 324 FL के शेष प्रश्नों का हल। पिछले वीडियोज में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हल बताए थे। उसके वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखें। ये तीसरा दिया है, इसमें सभी खंड करने हैं जो जितने भी हैं। तो दिया है क, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। तो देखें इसका हल। यहाँ हम मान लेंगे, माना स्मॉल a बिलोंग्स समुच्चय A, यानी सेट A में यह स्मॉल a जो है बिलोंग करता है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट, यह ऑलरेडी दिया हुआ कि R1 R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तो हमें यह दिखाना है, ठीक है, कि यह भी जो है A में एक तुल्यता संबंध होगा। तो हम मान लिए A बिलोंग्स कैपिटल A, इम्प्लाइज दैट यह A और A युग्म जो है यह बिलोंग्स हो जाएगा R1 में, तथा यही युग्म जो है R2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, जैसे यह युग्म जो है R1 में है और यही R2 में है, तो A यह इसके इंटरसेक्शन R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जब यह इसमें बिलोंग करेगा तो इसका मतलब यह है R1 R2 जो है यह स्वतुल्य है, क्योंकि A का स्वयं से ही ये संबंध है, A टू A, ठीक है। A जो है यह युग्म इसमें है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, ठीक है। अब स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, एक युग्म AB जो है हम बिलोंग करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो BA भी जो है इसी में बिलोंग करना चाहिए, तो वह सम्मित हो जाएगा, ठीक है। तो स्वतुल्य के लिए हम मान लें, पुनः माना AB बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। तो इससे क्या मिलता है, इम्प्लाई दैट यह AB R1 में होगा तथा R2 में भी होगा। तो इम्प्लाई दैट लिख लें, AB बिलोंग्स R1 तथा AB बिलोंग्स R2। इम्प्लाई दैट इसके बाद हमें क्या प्राप्त हो सकता है, यह BA क्रम बदल दें तो यह हो जाएगा BA बिलोंग्स R1 तथा BA बिलोंग्स R2। अब AB बिलोंग्स R1 और तथा AB बिलोंग्स R2 था, तो इसको हम लिख सकते थे AB बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, BA बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखें, AB बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो BA बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया, तो यह सममित हो जाएगा, यानी A का जो संबंध B से है वही संबंध B का A से हो जाए तो सममित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय A में क्या है, यह सममित है, सममित है, ठीक है। अब इसी तरह से संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, AB बिलोंग करेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 में, BC तीन एलिमेंट लेते हैं समुच्चय में, ABC जो है बिलोंग A कर देंगे। तो AB युग्म जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में करेंगे, BC को जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में करेंगे। अगर AC जो है बिलोंग कर देता है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो वह जो है संक्रामक हो जाएगा। तो संक्रामक के लिए हम मान लें, पुनः माना
ए बी बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी सी बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाई दैट हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ए सी बिलोंग्स R1 तथा ए सी बिलोंग्स R2। अब देखें ए सी जो है R1 में है और वही ए सी जो है R2 में है, तो इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों के इंटरसेक्शन में यह ए सी मिलेगा। तो अब यह क्या हो गया, ए बी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में है, बी सी जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में है। यदि ए सी जो है इसके इंटरसेक्शन में प्राप्त हो जाता है तो संक्रामक हो जाएगा, तो इसमें मिल गया, तो हम कह सकते हैं अतः यह जो है संक्रामक है। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय ए में क्या है, यह संक्रामक है, संक्रामक है। तो जब संक्रामक है, देखें इसमें जो है स्वतुल्य भी हो गया, ठीक है, स्वतुल्य सिद्ध हो गया, सम्मित हो गया और संक्रामक हो गया। तो जब तीनों इसमें मिल गया तो यह संबंध क्या हो जाएगा, R1 इंटरसेक्शन R2, यह तुल्यता संबंध हो जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं इस प्रकार R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यही जो है दिखाना था, तो यह सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका ख दिया है तीसरे का, कोटि यन के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूहों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखें इसका हल। देखें व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर यह एक होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले के तहत जो है हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से अब यहाँ ए की जगह क्या है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इसको लेकर के चलेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे ए बी और इसका जो है यह लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स, यह हो जाएगा एक के बराबर, ठीक है। अब दोनों तरफ जो है हम ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो यहाँ ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ ए बी हो गया और ए बी इनवर्स बराबर यहाँ ए इनवर्स एक हो गया, ठीक है। यहाँ एक को हम आई लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ आई का मान जो है एक जो है एक ही होता है, तो एक को आई यहाँ लिख सकते हैं। अब देखें यह हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए और बी ए बी इनवर्स। ए इनवर्स आई जो है ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ए इनवर्स ए यह हो गया आई और बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। आई इंटू बी का मान जो है बी ही होगा, ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। हमें इधर बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, तो बी इनवर्स से इसमें दोनों तरफ हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी इनवर्स बी और ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स
ए इनवर्स। यह हो जाएगा हमारा आई के बराबर ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका मान ए बी इनवर्स हो जाएगा ए बी इनवर्स, ठीक है, और यह हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स। देखें यही जो है ये सिद्ध करना था, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यह सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरे का ग दिया है, देखें कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 7x² - 3 x इज ग्रेटर देन 0 पर एक वर्धमान फलन है। तो देखें इसका हल। यह दिया हुआ है फलन एफ एक्स बराबर 7x² - 3, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह मिल जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 7 दूना 14 एक्स ऋण 3 का जो है 0 हो जाएगा, तो यही मिलेगा। अब देखें यहाँ प्रत्येक x इज ग्रेटर देन 0 के लिए यह एफ डैश एक्स का मान जो है 0 से बड़ा होगा, यानी धनात्मक होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक x इज ग्रेटर देन 0 के लिए एफ डैश एक्स जो है इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में यह फलन क्या होगा, यह वर्धमान होगा। तो हम लिख सकते, इसलिए हम लिख सकते हैं कि फलन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर फलन एक वर्धमान फलन है, ठीक है, यानी वो फलन जो है एक वर्धमान है। तो यह सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरे का घ दिया है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन एवं व्यवरोधों की प्रकृति बताइए। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन का तात्पर्य यह है कि कुछ चरों में व्यक्त फलन जो होता है, रैखिक फलन एक होता है, ठीक, कुछ चरों के रूप में जो है व्यक्त जो है रैखिक फलन होता है, जिसका हमें अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो उद्देश्य फलन का तात्पर्य यह है। और व्यवरोधों की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि प्रयुक्त चरों पर रैखिक असमीकाएँ या समीकरण पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो यही इसका जो है हल होगा, इसमें वही लिखना है। इसका उद्देश्य फलन क्या है रैखिक प्रोग्रामन समस्या में, तो इसका उद्देश्य फलन यही है कि कुछ चरों में व्यक्त रैखिक फलन होता है, जिसका हमें अधिकतमीकरण या न्यूनतीकरण ज्ञात करना होता है। और व्यवरोधों की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि प्रोग्रामन समस्या में प्रयुक्त चरों पर रैखिक असमीकाएँ या समीकरण पर प्रतिबंध होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 के सभी खंडों का हल हमने बता दिया। अब इसके शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।